नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की लापरवाही और उसका अधूरा ज्ञान किसी राज्य की तकदीर भी बदल सकता है। ये कहानी है एक ऐसे वैद्य के बेटे की जिसे ना तो विद्या में रुचि थी और ना मेहनत में विश्वास, लेकिन हालात, संयोग और एक अजीब दवा ने उसे सबका हीरो बना दिया। तो कहानी बहुत ही हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य में हमारी हर कहानी आसानी से मिल जाए। सारंगपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राजपाल नामक एक वैद्य रहता था। कहा जाता था कि वैद्य जी के हाथों में जादू है। वे लोगों की नब्ज देखते ही बता देते थे कि उसने कल रात खाने में क्या खाया था। उनके घर के बाहर सुबह सूरज उगने से पहले ही मरीजों की लाइन लग जाती थी। वैद्य जी का जीवन बड़ा ही अनुशासित था। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, जंगल से ताजी जड़ी बूटियां लाना, उन्हें सुखाना, कूटना, पीसना और फिर दिन भर लोगों की सेवा करना। उनका मानना था कि वैद्य का जीवन खुद में एक तपस्या होता है, लेकिन कहते हैं कि दिया तले अंधेरा होता है। वैद्य जी का एक बेटा था। उसका नाम था केशव। उसे सुबह उठना पसंद नहीं था। वो मेहनत से जी चुराता था और उसे जिम्मेदारी उठाने से डर लगता था। वो महा आलसी, कामचोर और निकम्मा था। उसके स्वभाव ने वैद्य जी की नाक में दम कर रखा था। जब वैद्य जी उसे समझाते कि बेटा, मेरे बाद ये विरासत तुम्हें ही संभालनी है, कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है, ये सीख लो तो पेट भरने लायक कमाते रहोगे। लेकिन केशव लापरवाही से कहता, अरे पिताजी, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। वो दिन भर गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता या नीम के पेड़ के नीचे सोता रहता। उसे जड़ी बूटियों के नाम तो दूर, ये भी पता नहीं था कि पुदीने और तुलसी में क्या अंतर होता है। वैद्य जी अक्सर चिंता में डूबे रहते थे कि उनके जाने के बाद उनके खानदान का नाम और मरीजों का क्या होगा। समय का चक्र घुमा और वैद्य राजपाल वृद्धावस्था के कारण बीमार हो गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उन्हें आभास हो गया था कि अब उनका अंत समय निकट है। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए उन्होंने केशव को कई बार बुलाया, लेकिन केशव दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने में व्यस्त था। जब केशव घर पहुंचा तो वैद्य जी की सांसें उखड़ रही थी। संयोग से उस समय एक गरीब महिला वहां खड़ी थी जिसे पेट की बहुत पुरानी बीमारी थी। वैद्य जी उसे इशारों में कई नुस्खे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वैद्य जी की आवाज बहुत धीमी थी। केशव पिता के सिरहाने बैठ गया। वैद्य जी ने बेटे को देखा और कुछ कहना चाहा। शायद वो उसे जीवन का कोई रहस्य या आयुर्वेद का सार बताना चाहते थे, या शायद उस महिला का इलाज पूरा करने के लिए अपने बेटे से कह रहे थे कि बेटे, इन्हें ये दवा बता दो। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटा, ध्यान से सुन। हरड़ और अमलतास को बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। इतना कहते ही वैद्य जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पिता की मृत्यु पर केशव रोया तो जरूर, लेकिन उसके दिमाग में पिता के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उसने सोचा कि पिताजी ने तो जाते जाते मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे दी। उन्होंने मुझे हरड़ और अमलतास का जो मंत्र दिया है, जरूर वो संजीवनी बूटी होगी जो हर बीमारी का इलाज है। शायद इसीलिए पिताजी इतने प्रसिद्ध थे, क्योंकि शायद वो सभी को यही दवाई देते होंगे। केशव ने अज्ञानतावश ये मान लिया कि आयुर्वेद में बस यही एक दवा होती है। पिताजी का क्रियाकर्म 13वीं आदि के बाद केशव ने पिताजी की गद्दी संभाली। उसने पिताजी की सारी पुरानी जड़ी बूटियां, किताबें
और बर्तनों को एक कोने में रख दिया और बाजार से केवल हरड़ और अमलतास की भरी हुई बोरियां खरीद लाया। उसने दिन रात एक करके उन दोनों को पीसकर मटकों में भर लिया। अब जब भी उसके पास सिरदर्द से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक के लोग इलाज कराने आते तो उसके पास हर बीमारी का बस यही एक इलाज होता था। वो दुकान खोलकर बड़े गर्व से बैठ गया और सोचने लगा कि वो सारंगपुर गांव का सबसे बड़ा वैद्य बनेगा। उसे नहीं पता था कि उसका ये अधूरा ज्ञान आगे चलकर कैसी कैसी मुसीबतें और मजेदार किस्से पैदा करने वाला है। पिता की मृत्यु के बाद केशव ने बड़े उत्साह से वैद्यशाला तो खोल ली, लेकिन मरीजों का आना शुरू नहीं हुआ। गांव वाले जानते थे कि केशव को जड़ी बूटियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। केशव हर रोज सुबह अपनी गद्दी पर बैठता, सामने हरड़ और अमलतास से भरे हुए मटकों को निहारता। वो मन ही मन सोचता कि पिताजी का नाम इतना बड़ा था तो फिर मेरे पास कोई क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में केशव अपनी वैद्यशाला में सो रहा था कि अचानक रोने पीटने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि गांव का मोटू धोबी छाती पीटते हुए उसकी दुकान की तरफ आ रहा है। मोटू का प्यारा गधा जरगा सुबह से गायब था। वो गधा ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। मोटू रोते हुए कह रहा था, हाय मेरा जरगा, ना जाने कहां चला गया, मेरा तो घर ही उजड़ गया, अब मैं क्या करूं। वो केशव की दुकान में घुस गया और घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस रोए जा रहा था। केशव ने देखा कि ये आदमी बहुत परेशान है, रो रहा है और बेसुध भी हो रहा है। अपनी अक्ल के मुताबिक केशव ने सोचा कि लगता है बेचारे को कोई गहरा सदमा लगा है या फिर पेट में गैस बन गई है जिससे घबराहट हो रही है। पिताजी कहते थे कि पेट सफा तो हर रोग दफा। केशव ने मोटू की पूरी बात सुनने की जरूरत नहीं समझी। उसने बड़े रौब से अपना हाथ उठाया और कहा, बस शांत हो जाओ, आपको रोने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको क्या तकलीफ है। मोटू ने आंसू पोंछते हुए सोचा कि शायद वैद्य जी अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि मेरा जरगा कहां है। वो उम्मीद भरी नजरों से केशव को देखने लगा। केशव ने मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर हरड़ अमलतास का चूर्ण एक कागज की पुड़िया में बांध दिया। उसने पुड़िया मोटू की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो, ये मेरे पिताजी का सबसे खास नुस्खा है, इसे अभी ठंडे पानी के साथ खा लो। जैसे ही ये पेट में जाएगा तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। केशव का मतलब था कि शांति मिल जाएगी, लेकिन मोटू ने समझा कि उसका गधा मिल जाएगा। मोटू ने श्रद्धा पूर्वक वो कड़वा चूर्ण एक ही सांस में निगल लिया और पानी पीकर वहां से चल दिया। मोटू अभी वैद्यशाला से थोड़ी ही दूर चल पाया था कि केशव की रामबाण औषधि ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हरड़ और अमलतास का वह तेज मिश्रण पेट में जाते ही तूफान मचाने लगा। मोटू के पेट में जोरों से मरोड़ उठने लगी। उसे लगा कि अब अनर्थ होने वाला है। गधे का ख्याल दिमाग से निकल गया और वो पेट पकड़कर पागलों की तरह गांव के बाहर बने तालाब की तरफ भागा। उसकी रफ्तार किसी घोड़े से कम नहीं थी। हामफता हुआ मोटू जैसे ही गांव के आखिरी छोर पर घने झाड़ के पीछे बैठने को झुका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां आराम से ठंडी छाव में उसका खोया हुआ गधा जरगा हरी भरी घास चर रहा था। मोटू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, हे भगवान, वैद्य जी तो सचमुच अंतर्यामी है। उधर चूर्ण ने पेट में असर किया और इधर मेरा गधा मिल गया। ये दवा नहीं, ये तो जादू है। शाम तक मोटू ने अपने गधे को साथ लेकर पूरे गांव में केशव की जय जयकार शुरू कर दी। वो हर किसी को रोक रोक कर यह बता रहा था, अरे तुम लोग तो केशव को निकम्मा समझते हो,
वो तो साक्षात देवता है। मेरा गधा खो गया था, कोई उसे खोज नहीं पाया। वैद्य जी ने एक पुड़िया दी, मैंने खाई और मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं सीधे गधे के पास ही जाकर रुका। गांव वालों को लगा कि केशव के पास कोई ऐसी विद्या है जिससे खोई हुई चीजें वापस मिल जाती है। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे सम्मान से उसकी दुकान की तरफ देखने लगे। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन उसने चुपचाप इस प्रसिद्धि का मजा लेना शुरू कर दिया। पूरे गांव में केशव की वाह वाही हो रही थी। धोबी और गधे वाली घटना की खबर हवा की तरह उड़ते हुए राजमहल तक भी जा पहुंची। एक दिन अचानक उसी राज्य की सीमाओं पर खतरे का बिगुल बज उठा। पड़ोसी देश के क्रूर राजा ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। उस राजा की सेना में हजारों घोड़े, हाथी और लाखों पैदल सैनिक थे, जबकि यहां के राजा की सेना तो बहुत ही छोटी थी। राजा ने आनन फानन में एक युद्ध सभा बुलाई। सेनापति का चेहरा मुरझाया हुआ था। राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन सबके सिर झुके हुए थे। हार निश्चित लग रही थी। तभी एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, सारंगपुर में केशव नाम का एक ज्ञानी महापुरुष रहता है जो वैद्यगिरी का काम करता है। उसकी दवा से हर समस्या का समाधान हो जाता है। बेचारा राजा मरता क्या ना करता। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत उस वैद्य को सम्मान के साथ दरबार में पेश करो। अब आगे क्या होगा? क्या केशव राजा की मुश्किल को हल कर सकेगा, या फिर सारंगपुर पर पड़ोसी देश के क्रूर राजा का होगा कब्जा? जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस कहानी का अगला भाग आसानी से मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं एक दिन बाद ठीक 7:15 बजे।